क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। क्लास 9th की एनसीईआरटी का भूगोल का 2 चैप्टर है, जिसमें प्राकृतिक वनस्पतियों और जनसंख्या के बारे में बताया गया है। इस तरह से जो है क्लास 9th के एनसीईआरटी को मैंने पूरा करा दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो क्लास 10th एनसीईआरटी का आएगा। ज्योग्राफी में फिर क्लास 12 तक एनसीईआरटी को मैं हर सब्जेक्ट के एनसीईआरटी को पूरा करा दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग शुरू करते सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 9th ज्योग्राफी एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। प्राकृतिक वनस्पति उसे कहते हैं जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। भारत में कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, इसको पढ़ना है हमें। हमारे जंगलों में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं और उनके लिए क्या प्रयास किया गया है, इन सब के बारे में हमें यहाँ पे डिटेल में देखना है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। कहीं आपको कोई डाउट होता है आप पूछिएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है कि क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियां, घास और पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? तो जाहिर सी बात है, चाहे वो आपका पेड़ हो, वृक्ष हो, झाड़ियां हो या फिर घास हो या फिर पक्षी हो, सब अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। इसी को हम जैव विविधता कहते हैं। भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारा देश भारत विश्व के लगभग के मुख्य 12 जो है जैव विविधता वाले देशों में से एक है। विश्व में जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? टोटल 12 देश जहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है, उन 12 देशों में भारत का स्थान भी है। ठीक है, यहाँ लगभग जो है 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। जाहिर सी बात है, भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग किस्म के। ये भी एक जैव विविधता को दर्शाता है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल जो है जिसे हम एल्गी कहते हैं, कवक जो है आदि पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे और समुद्री पानी की पाई जाती हैं। इसका मतलब है कि भारत में इतने अलग अलग विविधता पाई जाती है, इसका मतलब भारत प्राकृतिक रूप से काफी धनी है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या होता है? तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ मैंने आपको शुरू में बताया था। अर्थ होता है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे जो है अक्षत वनस्पति कहते हैं, अर्थात उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति अपने मन से उगते हैं, अपने मन से नष्ट हो जाते हैं, उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन आज प्राकृतिक वनस्पतियों को नष्ट करने में मानव का हस्तक्षेप हो रहा है, जो चिंता का विषय है हमारे लिए। ठीक है, अतः विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलें, फल और बगान वनस्पति का भाग जो है तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। तो याद रखना, जो कृषि फल है, कृषिगत जैसे फसलें, फल, बगान, वनस्पति, ये सब जो है मानव निर्मित होते हैं, इसमें प्राकृतिक वनस्पति का कोई हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, लिखा है, क्या आप जानते हैं वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे हम देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें हम विदेशज पौधे कहते हैं। तो जो बाहर से आते हैं वो आकर के यहाँ के पौधों को नष्ट कर देते हैं, जिसे हम विदेशी पौधे कहते हैं। ठीक है, वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह से प्राणी जगत जानवरों के विषय में बताता है कि वनस्पति और वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। तो याद रखना, जो हमारे वनस्पतियां पाई जाती हैं और जो जीव पाए जाते हैं, उनके विविधता के पीछे क्या कारण है, अर्थात वनस्पतियों के प्रकार के पीछे क्या कारण है, यहाँ पे दिया गया है। तो धरातल, सबसे पहले हम बात करेंगे धरातल। जाहिर सी बात है कि जो भूभाग होता है हर जगह अलग अलग होता है। जब अलग अलग होगा तो वहाँ की वनस्पतियां भी क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगी। यहाँ लिखा हुआ है, भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है, क्या पर्वत, पठार, मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति जो है नहीं हो सकती है? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः भूमि की कृषि की जाती है। ऊबड़ तथा असमतल भूमि पर जंगल और घास के मैदान होते हैं, जिनमें वन्य प्राणियों को
आश्रय मिलता है। तो कहने का मतलब है कि जब भूभाग अलग अलग होगा तो वनस्पतियों के प्रकार और जीव जंतुओं के प्रकार भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया, ये सब चीजें मेंस में भी लिखना होता है, जब मेंस के क्वेश्चन हम लिखते हैं तो भी वही चीजों को हम डालते हैं। दूसरा कारण है मृदा। ठीक है, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो विविध प्रकार की वनस्पतियों का आधार होती है। मरुस्थली जो मरुस्थल होता है वहाँ की बलुई मृदा में कटीले झाड़ियाँ और नदियों के डेल्टा में पर्णपाती बन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढालों में जहाँ मृदा की परत पतली गहरी होती है शंकुधारी बन पाए जाते हैं। तो ये भी अपने आप में अलग अलग, जब मृदा अलग अलग होगी तो वनस्पतियां भी क्या हो जाएंगी, सब अलग अलग हो जाएंगी। अगला कारण है जलवायु। जो जलवायु होता है वो तापमान, जलवायु में सबसे पहले तापमान, अगर कहीं तापमान ज़्यादा है तो वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे हरे भरे वन ज़्यादा पाए जाएंगे। जहाँ पे वर्षा बिल्कुल नहीं होगी तो वहाँ बिल्कुल कटीले बन पाए जाएंगे। और तापमान वर्षा का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि अगर तापमान ज़्यादा होगा तो वर्षा होगी, तापमान कम होगा तो वर्षा नहीं होगी। तो लिखा है वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती हैं। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो पता होगा कि वनस्पतियां कम पाई जाएगी, क्योंकि वहां तापमान अचानक क्या हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और उसे उष्णकटिबंध से उपोष्णकटिबंध और अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे वैसे उष्णकटिबंध से हम उपोष्णकटिबंध और अल्पाइन वनस्पति की ओर हम जाते रहेंगे। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, तो यहाँ तापमान ज्यादा होता है तो यहाँ पर जो वनस्पतियां पाई जाएंगी वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार बन पाए जाएंगे। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे या नीचे की ओर जाएंगे आप जैसे, तो वहां पे क्या है, उपोष्णकटिबंध पाया जाएगा, और ऊपर की ओर जाएंगे ध्रुवों पर तो अल्पाइन बन पाए जाते हैं। तो वनस्पतियां तापमान के अनुसार क्या हो जाती हैं, अलग अलग पाई जाती हैं। जहां पर अधिक तापमान होगा वहां पे जो है उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां पाई जाएंगी। जहां कुछ कम तापमान होगा वहां उपोष्ण पाई जाएंगी, जहां बिल्कुल तापमान कम होगा वहां पर अल्पाइन बन पाए जाएंगे। तो कितनी अच्छी बातें यहाँ एनसीईआरटी में बताई गई हैं। अब देखिए यहाँ पे पूरा जो है एक चार्ट दे दिया गया है कि तो जहाँ पे उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां पाई जाती हैं वहाँ 24 जो है सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होता है और 18 सेंटीग्रेड से कम तापमान होता है। तो औसत तापमान देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, 24 रहेगा, और यहाँ पे जो है औसत तापमान जनवरी में कितना रहेगा तो 18 रहता है। यहाँ कोई पाला नहीं पड़ता है। उपोष्णकटिबंध में तापमान कितना होता है, 17 से 24 सेंटीग्रेड के बीच में। मिनिमम कितना होता है, 10 से 18 तक होता है। पाला कभी कभी पड़ता है। शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है, 7 से 17 सेंटीमीटर, -10 तक पहुंच जाता है। कभी 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 पाला कभी बर्फ गिरती है। अल्पाइन जो क्षेत्र होता है वो 7 से कम होता है, वहाँ 1 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान कम होता है, वहाँ हमेशा बर्फ ढकी रहती है। तो ये पूरा क्षेत्र आप समझ सकते हैं कि तापमान को कैसे यहाँ दिखाया गया है। अब यहाँ दिया है सूर्य का प्रकाश। अगला प्रभाव क्या है, सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतु पर निर्भर करता है। बिल्कुल करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। याद रखना, जहाँ सूर्य का प्रकाश अधिक पाया जाएगा वहाँ वृक्ष ज्यादा ग्रोथ करते हैं, और जहाँ नहीं पाया जाता वहाँ ग्रोथ कम करते हैं। यहाँ लिखा है हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढालों पर उत्तरी ढालों की अपेक्षा ज्यादा सघन वनस्पतियां क्यों हैं। ये पूछा गया है कि दक्षिण ढालों पर उत्तरी ढालों की तुलना में वनस्पतियां ज्यादा क्यों पाई जाती है हिमालय में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैं इसको आपको बताता हूं। ठीक है, यहाँ लिखा है वर्षण। वर्षा मतलब होता है वर्षा। तो जहां अधिक वर्षा होगी वहां तो कैसे बन पाए जाएंगे, सदाबहार बन पाए जाएंगे। जहां कम वर्षा होगी तो वहां पर कटीले बन पाए जाएंगे। तो लिखा है भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून, हम मानसून के बारे में बता भी चुके हैं, जून से सितंबर तक पीछे हटने और उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात की गई है। यही सब वाक्य को उठा करके एनसीईआरटी के माध्यम से जब क्वेश्चन बनाते हैं एग्जाम में तो क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा गया, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढालों पर पूर्वी ढालों की अपेक्षा अधिक सघन वन क्यों पाए जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन का भी जवाब मैं आपको देता हूं। ठीक है, यहाँ लिखा है क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक हैं। वन नवीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, यह स्थलीय जलवायु, मृदा,
अपर्दन नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं, जाहिर सी बात है। स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करते हैं, मृदा को बांध के रखते हैं, अपर्दन नहीं होने देते हैं, नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं क्योंकि वहां बाढ़ नहीं आएगी। ये सारा काम कौन करता है? वन करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से। ठीक है, ये बहुत सारे उद्योगों के आधार होते हैं क्योंकि कच्चा माल वहां से मिलता है तथा कई समुदायों को आजीविका प्रदान करते हैं वन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लकड़ी नहीं मिलती है तो लकड़ी के लिए आजीविका के रूप में, ईंधन के रूप में ये लोग वनों पर निर्भर होते हैं, खासकर हमारे देश की जनजातियां। ये जो है मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन और तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन प्राणियों को आश्रय मिलता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, आगे लिखा है भारतीय जो है प्राकृतिक वनस्पति में जो है कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं। ठीक है, ये भी हुआ है। ठीक है, परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन क्षेत्र में को कम हुआ है। ये भी कुछ ऐसे कारण हैं जिन कारणों की वजह से वन जो है विनाश हो रहा है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। आगे लिखा है सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ आगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहां प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आश्रित या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी हैं या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। मतलब यह है कि जहां पर वनस्पतियां नहीं है वहां पे मानव ने इसका जो है उपयोग करके वनस्पतियों को बढ़ाने का काम किया है। यह क्वेश्चन पूछा गया है किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में। किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऐसा क्यों? तो आपका है दिल्ली। ठीक है, लक्षद्वीप, दिल्ली लक्षद्वीप ये जो है कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पे सबसे कम वन है। ये भी हमें याद रखना। चंडीगढ़ सबसे कम वन है, क्यों है? क्योंकि यहाँ शहरीकरण ज्यादा है। क्या आप जानते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना था? 21.05%। आज कितना है? तो 2000, अभी 23 की रिपोर्ट नहीं आई है, तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन कितना है? तो लगभग 24% वन भारत में इस समय है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब पहले हम 2 क्वेश्चन के जवाब दे देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढालों पर उत्तरी ढालों की अपेक्षा ज्यादा सघन वन क्यों पाए जाते हैं? ठीक है, अब आप समझ सकते हैं, मान लीजिए ये आपका हिमालय है। ठीक है, और ये हिमालय का नॉर्थ क्षेत्र है आपका, और ये हिमालय का साउथ क्षेत्र है। ठीक है, पूछ रहा है कि दक्षिणी ढालों पर वनस्पतियां ज्यादा पाई जाती है, यहाँ वनस्पतियां ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ वनस्पति ज्यादा पाई जाती है, यहाँ वनस्पतियां कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब हमारा दक्षिण का जो क्षेत्र है, जब मानसून हमारा आता है तो मानसून आ करके दक्षिणी क्षेत्र पर यहाँ टकरा जाता है और यहाँ टकराने से यहाँ खूब वर्षा करता है, तो दक्षिणी ढाल पर खूब वर्षा होगी और दक्षिणी ढाल पर तापमान भी ज्यादा होगा। तो जब तापमान ज्यादा होता, अधिक वर्षा होती है, तो यहाँ पर वनस्पतियां घनी पाई जाती हैं। उसकी अपेक्षा मानसून यहाँ पहुंच ही नहीं पाता है, इस वजह से यहाँ वनस्पतियां कम पाई जाती हैं। यही कारण है कि दक्षिण ढालों पर वनस्पतियां यहाँ ज्यादा पाई जाती हैं, यहाँ कम पाई जाती हैं। अब ये आंसर आपको पता चल गया। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में जब पूछे जाते हैं, एग्जाम पूछे जाते हैं, तो लगता है कि अब क्या करें, हमारा बेसिक तो मजबूत ही नहीं है। ठीक है, उसी तरह एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढालों पर पूर्वी ढालों की अपेक्षा अधिक सघन वन क्यों पाए जाते हैं? अब इसको मैप पे भी आपको दिखाऊंगा, पहले मैं बता देता हूं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है आपका दक्षिण भारत, ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत पे कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पश्चिमी ढालों पर पूर्वी ढालों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ सघन वन नहीं पाए जाते हैं। क्यों? ठीक है, ये पूर्वी क्षेत्र यहाँ सघन वन नहीं पाए जाते हैं। कारण ये है कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से चलता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून आकर के पश्चिमी घाट से टकरा जाता है। जब पश्चिमी घाट से टकराता है तो यहाँ अधिक वर्षा करता है। जब यहाँ अधिक वर्षा करता है तो यहाँ पे वन कैसे पाए जाते हैं? सघन वन पाए जाते हैं। इस तरफ मानसून पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए वहां वन नहीं पाए जाते हैं। इसको एक मैप के माध्यम से और समझ लेते हैं। ये आपका मैप है। ठीक है, अब पश्चिमी घाट हो गया। जब पश्चिमी घाट से अरब सागर से हवाएं चलती हैं और आके पश्चिमी घाट से टकराती हैं, यहीं बादल बनाती हैं, यहाँ खूब घनघोर वर्षा करती हैं और इसके इस तरफ मानसून नहीं पहुंच पाता, इसलिए जो है पश्चिमी घाट का जो पूर्वी क्षेत्र है वो आपका सघन वन का क्षेत्र नहीं ना होकर के कटीले वन पाए जाते हैं, क्योंकि वहां वर्षा कम होती है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर वर्षा कहीं ना हो तो वन कैसे पाए जाएंगे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है
पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम किसे कहते हैं। इकोसिस्टम याद रखना कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका वन हो गया, जैसे आपका मरुस्थल हो गया, जैसे आपका घास का मैदान हो गया, जैसे आपका सागर हो गया। ये सब अलग अलग पारितंत्र हैं और हर पारितंत्र में जीव जंतु और वहाँ का जो है आपका क्या कहते हैं वनस्पतियां सब अलग अलग पाई जाएंगी। जो जीव मरुस्थल में पाए जाते हैं वो इन अन्य स्थानों पे नहीं पाए जाएंगे। जो घास स्थान में पाए जाते हैं वो मरुस्थल में नहीं, वन में नहीं पाए जाएंगे। जो पर्वत है, जो जीव पर्वत पर पाए जाते हैं वो सागर में या मरुस्थल में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है हर जीव का अपना एक पारितंत्र होता है, इको सिस्टम होता है। तो लिखा है पृथ्वी पर पादपों और जीवों का वितरण जो है मुख्यतः जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। किसी क्षेत्र के पादपों की प्रकृति जो है प्रकृति काफी हद तक जो है उस क्षेत्र के प्राणी जीवन को प्रभावित करती है। जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी जीवन भी बदल जाता है। वनस्पतियों पर ही निर्भर होते हैं प्राणी। जब वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं तो प्राणी भी क्या हो जाते हैं, उनका भी नेचर और चीजें बदल जाती हैं। किसी भी क्षेत्र के पादप और प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतः संबंधित होते हैं और एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें याद रखना भौतिक पर्यावरण, जीव जंतु सब मिल करके एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, मनुष्य भी इस पारितंत्र का अभिन्न जो है भाग है। मानव जैसे किसी स्थान के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। मनुष्य वन्य जीव और वनस्पति को अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है। मनुष्य अपने लालच के कारण इन संसाधनों का अधिकतम उपयोग करता है। वह वृक्षों को काटता है, जानवरों को मारकर पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा कर देता है। जाहिर सी बात है, तो मानव ही एक ऐसा है जो हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। ऐसा करने वाला मानव ही है। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं भी हैं लेकिन उनका काम कम है, लेकिन मानव का काम ज्यादा है। परिणाम स्वरूप कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने का भय हो गया है। जाहिर सी बात है, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पहुंच गई हैं। क्यों? मानव के हस्तक्षेप के कारण। ठीक है, आगे लिखा है, क्या आप जानते हैं कि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल जो है पारिस्थितिकी तंत्र को जियोम कहते हैं। तो जो बड़े बड़े अभी मैंने आपको बताया, जैसे वो आपका वन हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, मरुस्थल हो गया, उन्हें हम जो है पर्यावरण की भाषा में क्या बोलते हैं, जियोम बोलते हैं। इसी को बायोम बोलते हैं, जियोम या बायोम बोलते हैं। तो इसी के आधार पर हमें सब चीजों की पहचान की जाती है। जियोम की पहचान पादप पर आधारित होती है। जितने पादप होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, उसी आधार पर जियोम का निर्धारण किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब आते हैं भारत में वनों के प्रकार देख लेते हैं। भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, पहले इसको हम मैप पे देखेंगे और फिर हम जो है इसके बाद तब हम डिटेल में आपको एक एक चीज बताएंगे। यह है प्राकृतिक वनस्पतियों का क्षेत्र। भारत में कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, सबके बारे में यहाँ एक एक करके दिया गया है। सबसे पहला जो बिल्कुल हरे कलर का है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आप इस मैप के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, जो आपका लक्षद्वीप है यहाँ पे अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो जहां पूरे वर्ष वर्षा होती है वहीं सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी पत्ती बिल्कुल हरी भरी होती है। तो लक्षद्वीप में अधिक वर्षा होती है, यहाँ तापमान अधिक है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल है, यहाँ पे मानसून सीधे आके टकराता है, तो इसलिए यहाँ पे वो जो है वर्षा ज्यादा होती है, तो यहाँ पर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। लक्ष्य अंडमान निकोबार में यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद जो आपका पूर्वी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा लेकर के जो पूर्वी भारत है आपका, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके जो आपका नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र पूरा है, ये पूरे में जो है सदाबहार वन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ मानसून सीधे आके यहाँ टकराता है और यहाँ अधिक वर्षा करता है। ठीक है, जो दूसरा प्रकार है वो आपका कौन सा है, तो दूसरा प्रकार है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन उसे कहते हैं जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, साल में अपनी पत्ती गिरा देते हैं, उन्हें हम पर्णपाती वन कहते हैं। इसी को हम पतझड़ वन भी कहते हैं और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को हम मानसूनी वन भी कहते हैं, या नोट कर लीजिएगा इसको, इसी को मानसूनी वन कहते हैं। अब ये सब अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। ठीक है, तो पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे मानसूनी वर्षा ज्यादा होती है, उन क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आप ये देख सकते हैं। पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो पर्वतीय वन हिमालय क्षेत्र पाए जाते हैं। किन किन राज्यों में, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है जहाँ पे हिमालय का विस्तार है।
ठीक है। और इसके बाद में आपका मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन जो है आपका ये जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सब तटों के किनारे पाए जाते हैं और आपका सुंदरबन डेल्टा में। और उष्णकटिबंधीय कटीले वन कहाँ पाए जाते हैं, तो कटीले वन यहाँ पाए जाते हैं और यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ क्यों पाए जाते हैं कि जो कि पश्चिमी घाट के इधर वर्षा ज़्यादा होती है तो यहाँ बादल नहीं पहुँच पाता है, मानसून नहीं पहुँच पाता है, तो यहाँ पे कटीले वन पाए जाते हैं। उसी तरह राजस्थान में भी कटीले वन पाए जाते हैं। तो वनों के प्रकार को अगर हम ऐसे मैप के थ्रू समझें तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं और इसी आधार पर हमें जो है ये पता लगाया जा सकता है कि भारत में कौन कौन से वन कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और वनों के एक एक प्रकार को हम यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। ठीक है, लिखा है भारत में कितने प्रकार के मुख्य रूप से वन पाए जाते हैं, तो भारत में आप देख सकते हैं लिखा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। मैंने आपको बताया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन दो तरह के होते हैं, एक आर्द्र और एक शुष्क होते हैं, वो आगे क्लास से बताया जाएगा। फिर है उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियां, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ये सारे वन जो है भारत में पाए जाते हैं और इनको अच्छे से हमें यहाँ समझना है। यहाँ पे एक जो है वनस्पति दिया गया है सदाबहार वन की। सदाबहार वन का जो ये वनस्पतियों का एक जंगल दिया गया, आप देखिए नीचे झाड़ियां हैं बिल्कुल, और ऊपर देखिए कुछ वन हैं, इसके बाद उनसे कुछ ऊंचे वन हैं, फिर उनसे ऊंचे वन हैं, वहाँ लताएं लटक रही हैं और यहाँ 60 मीटर से अधिक ऊंचे वन पाए जाते हैं। कहाँ, सदाबहार वनों में। तो सबसे ऊंचाई के वन, सबसे कठोर लकड़ी वाले वन यहीं पाए जाते हैं और ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, पूरे साल हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनको हम सदाबहार जंगल या वन कहते हैं। तो ये सब चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसी चीज को हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, पहला है नंबर 1 है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को कई नामों से जाना जाता है, अभी आप ध्यान दीजिएगा। इसको हम सदाबहार वन भी कहते हैं, इसको हम उष्णकटिबंधीय विषुवत रेखीय वन भी कहते हैं, इसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। बाकी सब चीजें मैं जो क्लास शुरू किया हूँ उस क्लास में भी मैं आपको बताऊंगा, वहां पे चीजों को तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो जो हम बैच शुरू किए हैं 70 बीपीएससी का, यूपीपीसीएस का, आरओ का, उसमें मैं जो है चीजें बताऊंगा। वो शाम को 5 बजे क्लास शुरू होती है, गूगल मीट पे क्लास चलती है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो है हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारी जानकारी क्लास की मिल जाएगी, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं, लिखा है ये वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आसाम के उत्तरी भाग और तमिलनाडु के तट पर सीमित है। अब देखो मैंने यही क्षेत्र आपको बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये उन क्षेत्रों में भलीभांति विकसित है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, वर्षा होने के साथ साथ वहां शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में जो है वृक्ष 60 मीटर या उससे भी अधिक ऊंचाई के पहुंच जाते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहते हैं, आर्द्र मतलब होता है हवाओं में नमी का होना, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ठीक है, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियां, लताएं पर उगती हैं, जैसा अभी आपने देखा। और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इनके कई स्तर आप देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे इनके कई स्तर मिल रहे हैं देखने को, अलग अलग। ठीक है, एक स्तर ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो सूर्य की रोशनी नीचे तक पहुंच भी नहीं पाती है, इतने सघन वन होते हैं कि सूर्य की रोशनी नीचे तक पहुंच भी नहीं पाती है, इसकी एक विशेषता ये भी है। आगे लिखा है यहाँ पे जो है, लिखा है कि और वनों में इसकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, यहाँ पे पेड़ पत्तियां एक समय में नहीं गिराते हैं, अतः ये वन साल भर हरे भरे रहते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष जैसे आबनूस, ठीक है, महोगनी, इसी को जो है आबनूस को जो है एबोनी कहते हैं, रोजवुड, रबड़ और जो है सिकोना, सिकोना के वृक्ष से जो है मलेरिया की दवा बनती है, ये भी याद रखना। ये सब वृक्ष किसमें पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। यही सब क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है कि रोजवुड, महोगनी, रबड़ किस जो है वनस्पति का, किस प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है, तब वहां पे हमसे क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि हमारा बेसिक मजबूत नहीं होता है। ठीक है, आगे लिखा है इन वनों में सामान्य रूप से जो है पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लंगूर और हिरण है। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार की पक्षी, चमगादड़ और रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। तो जहां जंगल पाया जाएगा वहीं पे जीव भी पाए जाएंगे और जीवों में विविधता क्या होगी, अलग अलग होगी।
अगला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन को हम मानसूनी वन भी कहते हैं, इसे हम पतझड़ वन कहते हैं। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपको यही मिल गया कि पूछा जाएगा भारत में सबसे बड़े क्षेत्र पर कौन सा वन पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। देखो आगे मैंने बताया था, ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु से में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो पतझड़ में ये अपनी पत्ती क्या करते हैं, गिरा देते हैं, इसीलिए हम इन्हें पतझड़ वन कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है जल की उपस्थिति के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। जहां अधिक वर्षा होती है वहां आर्द्र वन, और जहां कम वर्षा होती है वहां शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे है, इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 100 से 200 के बीच में जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद जो है प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, जो है आपका छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। जो है सागौन इन वनों की सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है। आपसे पूछा जाएगा कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन है, तो सागौन है। और सागौन आपको पता होगा बहुत महंगा मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें बांस, साल, शीशम, चंदन जो है, रवेर, कुसुम जो है, इसके बाद में अर्जुन, सहतूत के वृक्ष, ये व्यापारिक महत्व वाले होते हैं, ये इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है प्रजातियां पाई जाती हैं। सूक्ष्म पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो याद रखना, जहां पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जहां अधिक वर्षा होती है वहां सूक्ष्म, और कम पाए जाते हैं वहां पे आर्द्र पाए जाते हैं और शुष्क पाए जाते हैं। कहां पर, जहां कम वर्षा होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों जहां उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल और नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं, और कुछ भागों में पशुपालन भी होता है। तो कृषि कारण, पशुचारण के कारण ये वन नष्ट भी हो रहे हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह, शेर, सुअर, हिरण, हाथी हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। जीव जंतुओं के बारे में यहाँ बता दिया गया है। अब है कटीले वन और झाड़ियाँ। कटीले वन झाड़ियाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, भारत के मरुस्थल में पाए जाते हैं। लिखा है जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती हैं। अब यही क्वेश्चन अगर वाक्य बना के पूछ दिया जाए तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कटीले वन यहाँ क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा क्या होती है, कम होती है। आगे लिखा है इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकासिया, खजूर जिसे हम पाम कहते हैं, इसके अलावा जो है नागफनी जिसे हम कैक्टस कहते हैं, इसके अलावा जो है यूफोरबिया जो है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, आपका जो मदार के पेड़ होता है उसको कहते हैं। यहाँ ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कैक्टस, नागफनी यहाँ ज्यादा पाया जाता है। यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैल जाती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि जो रेगिस्तान के पेड़ होते हैं, पेड़ की ऊंचाई तो कम होती है लेकिन उनकी जड़ें बहुत गहरी पाई जाती हैं और पानी की तलाश में वो गहरी होती चली जाती हैं। ये बात याद रखना, ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। पत्तियां क्यों छोटी हैं, बबूल क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि बबूल से वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और सूक्ष्म भागों में झाड़ियां और कटीले पादप पाए जाते हैं। ठीक है, तो कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई। यही सब क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो लगता है कि अब क्या किया जाए। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े और ऊंट पाए जाते हैं। यह इसकी प्रमुख विशेषता है। अब आते हैं पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं, जहां पर हिमालय है। ठीक है, तो लिखा है पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी। तो पर्वतीय क्षेत्र में तापमान क्या होता है, कम होता है, और ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। तो याद रखना, जब हम हिमालय पे नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं, तो जब नीचे से नीचे पे रहते हैं तो यहाँ वनस्पतियां लंबी लंबी होती हैं। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वनस्पतियां छोटी होती चली जाएंगी। तापमान जैसे जैसे तापमान कम होगा वैसे वनस्पतियों का जो है ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। लिखा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी और ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस
प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में टुंड्रास की ओर देखते हैं, उसी प्रकार अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे अब हम आपको समझा देते हैं। जैसे अगर कहें तो 1000 से लेकर 2000 मीटर तक वाले क्षेत्रों में आर्द्र जो है शीतोष्ण पर्णपाती बन पाए जाते हैं। तो 1000 से लेकर 2000 तक की जो है कैसे बन पाए जाते हैं पर्वतों पर, जो है आर्द्र शीतोष्ण बन पाए जाते हैं। इसमें चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट पाए जाते हैं। ठीक है, 1500 से 3000, जब हम 1500 से 3000 तक जाते हैं तो शंकुधारी बन पाए जाते थे। यहाँ कैसे बन पाए जाते हैं? शंकुधारी बन पाए जाते हैं। उसमें चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, जो है स्प्रूस, सीडर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर टैगा और टुंड्रा बन पाए जाएंगे, तो वहां पे बिल्कुल वनस्पति नहीं होगी। अभी आगे बताया जाएगा वही। ठीक है, ये देखिए जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर चढ़ेंगे वैसे वैसे पेड़ों के प्रकार आप देखिए सब अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ आगे लिखा है दक्षिण ढाल दक्षिण और पूर्वी भाग के अधिकांश ऊंचाई वाले भागों पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान पाए जाते हैं। तो पर्वतों के ऊपर जो है छोटे छोटे घास के मैदान भी पाए जाते हैं। ये भी अपनी एक विशेषता है भारत में। अब जो है आगे 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों और घास के मैदान का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले ली है। तो ऊपर जाने पे क्या वनस्पति पाई जाती है? अल्पाइन वन, जिसे हम शंकुधारी वन कहते हैं। ये भी याद रखना। ठीक है, आगे लिखा है सिल्वर फर, जूनीफर, पाइन, बर्च और इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यही आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं इन वृक्षों के आकार छोटे होते चले जाते हैं, अतः झाड़ियों के रूप में बाद से अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इसका उपयोग गुज्जर और बरकवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशु चारण के लिए किया जाता है। ये क्या है मैं पहले बता देता हूँ आपको। तो याद रखना, जो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे गुज्जर और बरकवाल नामक जनजाति पाई जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, पहाड़ों पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं, तो जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है तो लोग पहाड़ पे जाके पशुपालन करते हैं, चराते हैं, और जब यहाँ बर्फ गिरती है तो नीचे चले जाते हैं। तो ये रुधिर प्रवास करते हैं ये जनजातियां। एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस जो है लीचन घास और टुंड्रा वनस्पतियां पाई जाती है, मतलब बहुत छोटी छोटी वनस्पतियां पाई जाती हैं बस। ठीक है, और इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंघा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ जो है, आईबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाले भेड़ और बकरियां पाई जाती हैं। तो क्यों इनकी याद रखना, जितने जीव हैं इसमें सबकी चमड़ी मोटी होती है, क्योंकि वहाँ ठंडक लगती है, इसलिए वहाँ सबकी चमड़ी क्या होती है? मोटी होती है। अब आते हैं हम लोग मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन को आप यहाँ दो दृश्य देखिए। एक फोटो आप पहले इसको देखिए, ये मैंने अलग से ऐड किया है, और ये एनसीईआरटी का है। आप देख सकते हैं इसमें जड़ें निकली हैं, और ये जो है जड़ें इसमें फैली हुई हैं। तो मैंग्रोव वन को कई नाम से जानते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। मैंग्रोव वन को अनूप वन कहते हैं, आपको नहीं पता होगा, अनूप वन कहते हैं। इन्हें हम ज्वारीय वन कहते हैं, ये याद रखना। मैंग्रोव वन को गरान वन कहते हैं, गरान वन, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इन्हें गरान वन भी कहते हैं। इन्हें हम कच्छ वनस्पति भी कहते हैं, कच्छ वनस्पति कहते हैं, ये भी नोट कर लेना। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो है कहाँ पाए जाते हैं मैंग्रोव वन? तो ये सागर के तटों किनारे पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है जिनकी जड़ें बहुत मजबूत होती है, तो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। जब चक्रवात आता है, चक्रवात की हवाओं को कम कर देते हैं। सुनामी आएगा, सुनामी के प्रभाव को कम कर देते हैं। इसीलिए तटों पर मैंग्रोव वन लगाए जाते हैं। और भारत सरकार ने अपने केंद्रीय बजट में एक मिष्टी योजना शुरू किया है मैंग्रोव वन को बढ़ाने के लिए, तो आपको यह भी याद रखना पड़ेगा। लिखा है यह वनस्पति जो है तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटे आते हैं वहां की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति होती है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की जो डेल्टाई क्षेत्र हैं वहां पर जो है ये वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ देखो लिखा है जो है नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पतियां मिलती हैं। आपको मैं पहले समझा देता हूँ कैसे। मान लीजिए भारत का मैप है, तो यहाँ पे महानदी का डेल्टा, यहाँ पे गोदावरी का, यहाँ पे कृष्णा का, यहाँ पे कावेरी का, यहाँ पे गंगा का, इन सब तटों किनारे जो है ये मैंग्रोव वनस्पतियां लगाई गई हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे लिखा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। याद रखना, ये सुंदरी वृक्ष जो मैंग्रोव वन होते हैं उन्हीं के एक प्रकार है, इसीलिए उसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ गया है। ठीक है, जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा और एंगार के वृक्ष में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर सबसे प्रसिद्ध जानवर है। जो आपका ये
रॉयल बंगाल टाइगर है, ये यहाँ का सबसे स्थानीय जीव है और ये बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल और कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो वन्य प्राणी के देख लेते हैं। तो वनस्पति की भांति भारत में विभिन्न प्रकार के प्राणी संपत्ति भी धनी है। यहाँ जीवों के लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं। देश के लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ मछलियों की जो है 2,546 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो विश्व के लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक अब उभयचरी सरीसृप और स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। तो भारत इन सब मामलों में बहुत विविधता और बहुत धनी देश है। ठीक है, स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण और आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य प्रमुख जानवर हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देख सकते हैं भारत में वन्य जीव कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसका यहाँ पे एक मैप दिया गया है। आगे मैं एक मैप और आपको दिखाऊंगा। लिखा है दाची ग्राम, ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। राजा जी उत्तराखंड में, कारबेट उत्तराखंड में। अब कारबेट का नाम बदल गया है, अब इसका नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क हो गया, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दुधवा लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा वाराणसी में है। ठीक है, शिवपुरी MP में है। रणथंभौर केवलादेव और सरिस्का राजस्थान में है। ठीक है, मानस और काजीरंगा ये आसाम में है। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। ठीक है, ये सब अलग अलग आप देख सकते हैं। ये सारे जो है भारत के प्रमुख जो है, पश्चिम बिहार है, नेशनल पार्क है और वन्य जीव अभ्यारण्य है। संजय गांधी कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, कान्हा कहाँ पे है, ये आपका जो है मध्य प्रदेश में है। तब तदोबा कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। इसके अलावा जो है आपका जो प्रमुख है उसमें आपका देख सकते हैं बांदीपुर कहाँ है, गुंडडी कहाँ पर, ये सब तमिलनाडु और ये कर्नाटक में है। तो ये सारे जो है, और गिर कहाँ है, तो ये आपका गुजरात में है। तो जितने भी सारे दिए इसमें दे दिए गए हैं, ये सब जो है वन्य प्राणी के जो है बचाने के अलग अलग क्षेत्र हैं। आगे लिखा है जो पश्चिम बंगाल और असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ का जो रण है और थार मरुस्थल में प्राय जंगली गधे पाए जाते हैं और ऊँट पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन IAS में आया था कि भारत में जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, तो कच्छ के रण में और थार मरुस्थल में पाया जाता है। ये बात याद रखना। भारतीय भैंसा, नीलगाय जो है, चौंघिया, घोड़ा मृग, गैजल जिसे कहते हैं, विभिन्न प्रजाति वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। आगे लिखा कि आप जानते हैं भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। तो हमारे यहाँ जो जीव जंतुओं की सुरक्षा का दायित्व है ये 1972 में लागू किया गया था। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थान गुजरात के गिर जंगल है। तो जो गुजरात का जो गिर पहाड़ी है, वो गिर का जो जंगल है, वहीं पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। ये बात याद रखना। बाघ मध्य प्रदेश, झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्ली जाति के जानवरों में तेंदुआ भी है, जहाँ शिकारी जानवर मुख्य है। आगे है हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में जीवित रहते हैं, क्योंकि उनकी चमड़ी क्या होती है, मोटी होती है। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर याक पाए जाते हैं और याक के जो है बड़े बड़े बाल होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, और वो जो है उनके जो गुद्देदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है। तो यहाँ पर क्या है, उसका बड़े बड़े बाल क्यों हैं, मोटी चमड़ी क्यों, जो ठंड से बचने के लिए। जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंघा जो है नीली भेड़, जिसे हम लोग भारल कहते हैं, जंगली भेड़, कियाल, तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर पांडा, लाल पांडा भी पाया जाता है। तो ये सब जानवर भी पूछा था एग्जाम में कि कौन सा जानवर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। नदियों, झीलों और समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल और मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। याद रखना, मगरमच्छ हर जगह पाया जाता है, लेकिन घड़ियाल केवल भारत में पाया जाता है, ये बात याद रखना। और घड़ियाल का और मगरमच्छ में अंतर क्या है कि घड़ियाल का जो मुंह होता है वो सुराही के आकार का होता है, ऐसे। ठीक है, यही अंतर है, एक बात याद रखना। आगे लिखा है भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां जो देश के जो है वनों और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे लिखा है हमने अपनी फसलें जैव विविधता पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधों के निश्चय से। हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए गए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं।
जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे मांस और अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों और फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। ये भी एक चीज हमारे लिए बहुत बड़ी विशेषता है। और प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया है। तो याद रखना, मानव ने ही पर्यावरण को क्या किया है, खराब कर दिया है। ठीक है, लगभग 13,000 पादप प्रजातियां संकट में हैं। आप समझ सकते हैं ये मामूली संख्या नहीं है, ये सब संकट में है केवल मानव के कारण। ठीक है, आगे यहाँ दिया है तथा 20 जो है प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं, मतलब वो खत्म हो चुकी हैं। काफी वन्य जीव प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट मतलब कि नष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना, रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट और तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि और जो है निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जैसे, अब याद रखना, जीव जंतुओं और पादपों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। पहला, देश में 18 जैव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र जिसे हम बायो रिजर्व कहते हैं स्थापित किए गए हैं। उसमें सुंदरबन, नंदा देवी जो है, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नोकरेक जो है, ग्रेट निकोबार जो है, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अमरकंटक आदि निश्चय किए गए हैं। तो इनमें भारत में वर्तमान में 18 जैव रिजर्व केंद्र हैं। आप इनको अच्छे से आप एक को देख लीजिएगा, मैं आपको याद कर देता हूं, आप मैप के थ्रू उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक तरफ आप यहाँ देखिए, मैप भी मैं दे दिया हूं और बता भी देता हूं। ठीक है, जैसे सुंदरबन डेल्टा का है, पश्चिम बंगाल में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। नीलगिरी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नोकरेक मेघालय में है। ग्रेट निकोबार कहाँ है, तो ग्रेट निकोबार आपका अंडमान निकोबार में है। मानस असम में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। दिहांग दिबांग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। डिब्रू सखोया और असम में है। अगस्ता मलाई केरल तमिलनाडु में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। अचन कमर अमारकंटक जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। जो है कच्छ जो गुजरात में है। ठंडा रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश में, इसे कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। शेषांचलम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और पन्ना कहाँ है, आपका सबसे लेटेस्ट बना है, ये भी मध्य प्रदेश में है। तो इतने बायो रिजर्व भारत में पाए जाते हैं और सबको बनाया गया, सबको मैंने मैप के थ्रू आप इसको देख करके याद कर सकते हैं कि कैसे हमें इन चीजों को याद करना है। और ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और सरकार ने क्या प्रयास किया, तो सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्योगों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई परियोजनाएं चालू की गई हैं। 103 नेशनल पार्क बना दिए गए हैं, अब तो 106 हो गए हैं। 535 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और कई चिड़ियाघर राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। ठीक है, ये सब काम किया गया है जीव जंतुओं और पादपों को बचाने के लिए। आगे लिखा है, हम सभी को अपनी अतिजीविका के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह सब संभव है जब प्राकृतिक जो पर्यावरण का अंधाधुंध तत्काल प्रभाव से क्या किया जाए, समाप्त किया जाएगा। अंधाधुंध जो हम करते जा रहे हैं, वनों कटाई करते जा रहे हैं, इसको हमें समाप्त करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन से। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, तो याद रखना 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले में, क्योंकि वो जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो सदाबहार में पाए जाते हैं। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य निश्चय किस राज्य में है, उड़ीसा में है। भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव निश्चयों में शामिल किया गया है, तो आपका कौन सा है, तो ये आपका है, आपका मानस है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। ये क्लास 9th एनसीईआरटी का 6 चैप्टर है, जनसंख्या। इसमें जनसंख्या के मूलभूत चीजों को बताया गया है और 2011 की जनगणना के बारे में यहाँ बहुत जानकारी दी गई है अच्छी, उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। संसाधनों का उपयोग और सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? मानव करता है। समाज और जनसंख्या, ठीक है, समाज और जो है जनसंख्या
के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण और उपयोग तो करता ही है, स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। याद रखना, मानव अगर नहीं होता तो सारे संसाधन का उपयोग नहीं हो पाता। और दूसरा, मानव स्वयं एक संसाधन है देश के लिए, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे लिखा है, कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बना दिया। अगर कोयला को मानव ने उपयोग ना किया होता तो वो संसाधन नहीं बनता, तो एक चट्टान के रूप में ही कोयला जाना जाता, और लोग कहते हैं ब्लैक कलर का केवल कोयला वो है, पत्थर है। ठीक है, प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तभी वो आपदा कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। तो आपदा को मानव रोक नहीं सकता है, मानव उसके प्रभाव को केवल कम कर सकता है। ठीक है, आगे लिखा है, इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारी तत्व है या एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ और महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, आपदा और विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि और विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने और उनकी विवेचना करने के लिए मूलभूति प्रदान करते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जनसंख्या के लिए। आगे लिखा है, मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन और उपभोग करता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वो कहाँ और कैसे जो है कहाँ कैसे हैं, उनकी संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है, मतलब जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे। पहला है जनसंख्या का आकार और वितरण। तो लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं, पहला। दूसरा क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, समय के साथ जनसंख्या वृद्धि और इससे परिवर्तन कैसे होता है। तीसरा, जनसंख्या के गुण और विशेषताएं क्या हैं, उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, व्यवसायिक संरचना और स्वास्थ्य की अवस्था क्या होती है। ये 3 तरह के क्वेश्चन, इस सब का जवाब इसी में दिया है। तो पहला जो क्वेश्चन है जनसंख्या का आकार और वितरण, तो उसका यहाँ पे लिखा है जनसंख्या का आकार वितरण। अब इसको हम पढ़ेंगे तो हमें चीजें अच्छे समझ में आ जाएगा। लिखा है भारत की जनसंख्या का आकार और संख्या के आधार पर वितरण किया गया है। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी, तो याद रखना 12,106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 17.5% है। तो विश्व की कुल जनसंख्या कितना है भारत, 17.5% है, ये बात याद रखना। ठीक है, यह जो है 12.1 करोड़ लोग भारत के जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर मतलब क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो विश्व के कुल भूभाग का 2.4% है। अब आगे इसको एक चित्र के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, आगे यहाँ लिखा हुआ है, ये जनगणना कौन कराया था भी बताता हूँ इसके बारे में, पहले इसको देख लीजिएगा। आप ये देख सकते हैं, ये जनसंख्या का वक्र है और ये क्षेत्रफल का है। तो पूरा विश्व ये है, पूरा विश्व कितना है ये है, और भारत का क्षेत्रफल कितना है पूरे विश्व का 2.4%। विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत की है पूरे विश्व की, जो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है जनगणना के बारे में, जनगणना कौन कराया था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो लिखा है एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी, और 1872 में जनगणना की गई थी तो उसमें भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड मेयो थे, ये याद रखना। जबकि 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना कराई गई, मतलब ये अधूरी थी, और ये पूरी जनगणना कराई गई लॉर्ड रिपन के समय में। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। भारतीय जनगणना जो है सांख्यिकी, सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों का विशिष्ट स्रोत है, और जनगणना इसीलिए कराई जाती है। ठीक है, आगे लिखा है भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जहां सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। क्रम के अनुसार इनको आपको याद रखना पड़ेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। इसका मतलब है कि राजस्थान में लोग कम क्यों रहते हैं, इसलिए कम रहते हैं क्योंकि वहां पे जो है मरुस्थल का क्षेत्र है। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है, तो प्राकृतिक कारण है, मानवीय कारण है। दोनों कारणों की वजह से जो है जनसंख्या कहीं पे ज्यादा होती है तो कहीं पर
कम हो जाती है। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण क्या है? तो सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ है? तो बिहार और पश्चिम बंगाल में है। वहीं पे आपको देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में और पर्वतीय और मरुस्थल क्षेत्र में जनसंख्या वितरण सबसे कम है, घनत्व सबसे कम है। तो लिखा है जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। यदि देखा जाए तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, क्या आप जानते हैं केवल बांग्लादेश और जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? बांग्लादेश और जापान का जनघनत्व ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आगे 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। मतलब कहने का है कि राष्ट्रीय स्तर पे पूरे भारत में जो है 382 लोग जो है एक प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, 382 लोग। लेकिन बिहार में 1102 लोग रहते हैं, जो दुनिया पूरे भारत सबसे ज्यादा है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग रहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या का वितरण कितना अच्छा है, कि असमान वितरण है। एक तरफ सबसे अधिक जनघनत्व है तो एक तरफ सबसे कम जनघनत्व है। तो यहाँ उसी चीज को दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जनसंख्या का वितरण दिखाया गया है कि कहाँ जनसंख्या कहाँ ज्यादा पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है उत्तर प्रदेश 16%, फिर महाराष्ट्र 9%, बिहार 9%, पश्चिम बंगाल 8%, आंध्र प्रदेश 7%, मध्य प्रदेश 6%, तमिलनाडु 6%, राजस्थान 6%, कर्नाटक 5%, गुजरात 5%, उड़ीसा 3%, केरल 3%, झारखंड 3%, असम 3%, पंजाब 2%। तो कहने का मतलब है, अब बाकी देखो कहीं पर 1 है, कहीं पर 2% है। तो ये वितरण आपको दिखा रहा होगा कि जनसंख्या का वितरण कहाँ ज्यादा है और कहाँ पर कम है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कहाँ ज्यादा है। तो जो रेड वाला है वो जनसंख्या घनत्व को दिखा रहा है जो सबसे ज्यादा है। आप यहाँ देखिए जो 1000 से ऊपर हैं, ध्यान दीजिएगा कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ मैप को माध्यम समझाया गया है कि जो 1000 के ऊपर है वो रेड कलर के हैं, फिर उससे कम वाले हैं, फिर उससे कम, फिर और जो हरा वाला है वो सबसे कम जनघनत्व वाला क्षेत्र है। तो आप ये देख सकते हैं ये आपका, ठीक है। जो बिल्कुल रेड है पश्चिम बंगाल और बिहार है। आप देखिए बिल्कुल यहाँ जनघनत्व सबसे ज्यादा है। फिर आपका उत्तर प्रदेश है और केरल है। इसके बाद देखिए जो पंजाब है और चंडीगढ़ हरियाणा ये सब है आपका, ये थोड़ा कम है। गुजरात में थोड़ा और कम। जो बिल्कुल हरा है वहाँ देखो बिल्कुल जनघनत्व कम है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो पर्वतीय पहाड़ी इलाकों में जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे कम है। अब इस मैप के माध्यम से कितना अच्छे से इस चीजों को समझाया गया है, ठीक है। आगे लिखा है 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। तो आपको अब नाम मिल जाएगा। जो पर्वतीय और जलवायु से प्रतिकूल क्षेत्र हैं वही है। जैसे लिखा है पर्वतीय क्षेत्र और प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम रहती है और जहां पर अधिक गर्मी पड़ती है राजस्थान में, वहां लोग कम रहते हैं। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है और क्यों? तो आपको बताना होगा क्योंकि वहां पर प्रतिकूल जलवायु है, वहां मानव रोग नहीं रह सकते हैं। असम और अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनघनत्व मध्यम है। पहाड़ी कटे छटे और जो है पथरीले भूभाग, मध्य से कम वर्षा, छिछली और कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों में जनसंख्या घनत्व प्रभावित करती है। तो यही सब कारण है जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो जहां पे सब कुछ उपलब्ध होता है वहीं लोग ज्यादा रहते हैं। आगे लिखा है उत्तरी मैदानी भाग और दक्षिण के केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है क्योंकि यहाँ समतल मैदान और उपजाऊ मिट्टी है। तो जहाँ समतल मैदान और उपजाऊ मिट्टी होगी वहाँ जनघनत्व क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। तब पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान के अधिकतर जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो आपको पता होगा पश्चिम बंगाल, आपका बिहार और आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे लिखा है जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है? ये भी जान लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था। तो जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण और संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है। बिल्कुल होता रहता है। यह परिवर्तन 3 कारणों से होता है। याद रखना, अगर आपसे कभी आबाद से कोई पूछा जाए, कभी भी पूछे कि जनसंख्या क्यों बढ़ती है कहीं पर, जनसंख्या क्यों घटती है कहीं पर, तो बता देना है 3 कारण है। एक, जन्म दर का बढ़ना,
मृत्यु दर का कम होना और प्रवास होना, यही जनसंख्या के परिवर्तन का कारण बनता है। अगर कहीं जनसंख्या ज्यादा है तो इसका मतलब है कि जन्म दर ज्यादा है, लोग कम मर रहे हैं और प्रवास अधिक है। अगर में जनसंख्या कम हो रही तो इसका मतलब है कि वहां जन्म दर भी कम है, मृत्यु दर भी कम है और प्रवास भी कम है। तो इस वजह से जनसंख्या वहां क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे लिखा है जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, तो लिखा है जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। तो जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो 10 साल के आधार पर तय की जाती है। इस प्रकार के परिवर्तन को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि और दूसरा है प्रतिवर्ष होने वाली प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। तो दो तरह से जनसंख्या में वृद्धि परिवर्तन होता है। आगे लिखा है प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम होता है। पहले की जनसंख्या मतलब जैसे 2001 की और बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की से घटा करके उसे प्राप्त किया जा सकता है, जिसे हम निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है। जनसंख्या की वृद्धि का हर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि का जो दूसरा पहलू होता है वो प्रतिशत में होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एक दशक में जनसंख्या वृद्धि कैसे बढ़ी है, इस ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे 1951 और 61 के दशक में जनसंख्या कितनी थी, तो 21.64% थी। फिर 10 साल के बाद जो है कब 61 से लेकर के कब 71 तक कितना हो गई, तो 24 हो गई। फिर 71 से लेकर के 81 तक 24.66 हो गई, थोड़ा घट गई। देखो आप यहाँ घटने ग्राफ हो गया। फिर जैसे आप देखिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कब था, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 61 से जो है 71 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था, मतलब वृद्धि थी, ये आपको याद रखना है। फिर आप देखिए ग्राफ धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है। अब आगे 81 से 91 के बीच में 23 हो गई समथिंग, 91 से 2001 के बीच में 21 हो गई और 2001 से 2011 के बीच में 17.64% हो गई। आज यही वर्तमान में भारत की जनसंख्या 10 की वृद्धि है, आपको यही याद रखना है। तो इस ग्राफ के माध्यम से कितना अच्छी चीजों को समझाया गया है। लेकिन जनसंख्या बढ़ कैसे रही है, आप देखिए एक समय 1901 में जनसंख्या कितनी थी आप देख सकते हैं, और आज जो है 2011 में जनगणना कितनी जनसंख्या कितनी है, तो आप देख सकते हैं लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। यह ग्राफ आगे की ओर बढ़ रहा है, ये भी हमें ध्यान देना है। ठीक है। आगे लिखा है प्रति वर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। ये भी याद रखना। तो ये वार्षिक वृद्धि दर है, एक होता है 10 के वृद्धि दर, एक होता है वार्षिक वृद्धि दर। इसको अच्छे से हमें समझ लेना है। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एक वार्षिक वृद्धि दर दी गई है, एक लिखा है 10 के वृद्धि दर दी गई। तो आप देख सकते हैं जैसे 2011 में जो वार्षिक जो 10 की वृद्धि दर की थी वो आप देख सकते हैं, और वार्षिक कितनी थी ये आप ये देख सकते हैं। तो आप इसी के माध्यम से ये अनुमान लगा सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्या होता है। ठीक है। उसी चीज को यहाँ समझाया गया है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बाकी इसका कोई मतलब यहाँ नहीं है। यहाँ आगे बढ़ते हैं। लिखा है जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया। तो जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है या परिवर्तन क्यों होता है, मैंने बताया था 3 कारण है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ठीक है। जैसे दिल्ली जनसंख्या अधिक ज्यादा क्यों है, तो दिल्ली में जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर कम है, तो लोग कम मर रहे हैं, और प्रवास अधिक है। यूपी बिहार के लोग अधिकतर यूपी में आकर के एमपी में यहाँ बस गए हैं दिल्ली में, तो जनसंख्या दिल्ली क्या हो गई, इसीलिए ज्यादा हो गई है। तो लिखा है जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। ठीक है। आगे लिखा है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है, ये भी याद रखना। तो जन्म दर हमेशा हमारे यहाँ ज्यादा रहा है और मृत्यु दर कम रहा है। आगे यहाँ लिखा है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारतीय जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। लोग कम मर रहे हैं, इसलिए जनसंख्या वृद्धि तेजी से भारत की बढ़ रही है। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है। 1980 तक उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर
और मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। तो जनसंख्या अधिक वृद्धि क्यों हुई है, कितना अच्छा यहाँ बताया गया है कि जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम हो गई है, इसलिए। ठीक है, 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार का चरण क्या कहलाता है? तो इसका मतलब है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में हमारे यहाँ विकास हुआ, इसीलिए लोग कम मर रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक देश के अंदर भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय भी होता है, दोनों तरीके से होता है। ठीक है, जैसे हम यूपी बिहार लोग दिल्ली में आके बस गए तो ये आंतरिक प्रवास हो गया। अब भारत के लोग अमेरिका चले जाए तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो गया। तो वहाँ अमेरिका में देखो भारतीय ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, क्योंकि यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण और उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो प्रवास ही जो है वो जनसंख्या को बढ़ा भी देता है और जनसंख्या को घटा भी देता है। आगे लिखा है, भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। लोग रोजगार की तलाश में कहाँ चले जाते हैं? शहरों की ओर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण पुश कारक प्रभावी होता है, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं होता है, इसलिए लोग भागते पुश होते हैं, मतलब भागते हैं, पुश करता है भागने के लिए शहरों की ओर। ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं होती तथा नगर का अभिकर्षण पुल जो खींचता है प्रभाव रोजगार वृद्धि और अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है, इसीलिए लोग भाग करके शहरों की ओर आते हैं। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र और लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के संरचना को भी क्या करता है? प्रभावित कर देता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों और नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या की जो है 17.29% शहरी क्षेत्रों में थी। तो याद रखना, जब 1951 में केवल लगभग 17.5% लोग ही जो है शहरों में रहते थे, उससे ज्यादा नहीं रहते थे। लेकिन आज 2011 में क्या हुआ? 2011 में देखा गया कि वहां पर जो है 31.80% हो गए, मतलब 17 से सीधे 31% आ गए आज शहरों में। तो शहरों में लोग पहुंचे कैसे? तो गांव से ही लोग शहरों की ओर पलायन किए, इसीलिए शहरों की जनसंख्या क्या हो गई है? बढ़ गई है। एक यहाँ बहुत अच्छा तथ्य दिया गया है, एक दशक मतलब 1 से लेकर के 2011 के बीच के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या पहले 35 थी, अब 53 हो गई है। तो 2001 में 35 नगर थे जो 10 लाख से अधिक थे, आज वो हो गए हैं कितना? 53 हो गए हैं। तो कहीं न कहीं प्रवास भी बढ़ा है। अब बात कर लेते हैं आयु संरचना क्या होती है। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहां के विभिन्न आयु वर्गों के लोगों की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। यह व्यक्ति की आयु और उसकी इच्छा, खरीदारी और काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क और वृद्धों की संख्या और प्रतिशत किसी भी क्षेत्र की आबादी के सामाजिक और आर्थिक ढांचे का निर्धारण होता है। बिल्कुल होता है। किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। तो याद रखना, हमारे यहाँ जनसंख्या 3 वर्गों में बटी है। पहला है बच्चे 15 वर्ष से कम, इन्हें हम आश्रित वर्ग कहते हैं। यह आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं, मतलब ये उत्पादन नहीं करते हैं, ये किसी पर निर्भर होते हैं और इनको भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये आश्रित होते हैं। दूसरा है वयस्क 15 से 59 वर्ष तक। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील और जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। यह जनसंख्या परिवर्तन इसे कहते हैं, यह कार्यशील जनसंख्या इसे कहते हैं। याद रखना, कार्यशील वर्ग होता है यह जनसंख्या का, इसीलिए इसे वयस्क लोगों को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है, क्योंकि ये काम करते हैं। अगला है वृद्ध, जो है 59 वर्ष से अधिक के हो जाते हैं, वो वृद्ध हो जाते हैं और ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये जो है मतलब कि स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं की जाती है। ठीक है, तो याद रखना, ये भी तो वृद्ध भी क्या है? एक आश्रित वर्ग होता है। यहाँ जो है उम्र संरचना दी गई है। तो वयस्क भारत में कितने हैं आप देख सकते हैं, वृद्ध कितने हैं ये देख सकते हैं, बच्चे कितने हैं ये देख सकते हैं। ठीक है, तो यही ढांचा चलता रहता है किसी भी देश की आर्थिक जनसंख्या मतलब जनसंख्या का संरचना का। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है बच्चों और वृद्धों की
जो है प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है। तो याद रखना, मैंने अभी आपको बताया कि आश्रित जनसंख्या किसे कहते हैं, बच्चों और वृद्धों को, कि किसी पर निर्भर होते हैं, ठीक है, क्योंकि यह समूह उत्पादक नहीं होते हैं। भारतीय जनसंख्या में इन तीनों समूहों के अनुपात को जिसमें दिखाया गया मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं लिंगानुपात क्या होता है, ये देख लेते हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। तो पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या निकाली जाती है। कभी कभी एग्जाम में महिलाओं की संख्या से पुरुषों कर देते हैं तो गलत हो जाता है, तो ये हमें समझना होगा, ठीक है। लिखा है, यह जनसंख्या किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंग अनुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है जो महिलाओं का लिंग अनुपात घटेगा ही। इसका पता लगाएं। सन 1951 से 2011 के बीच लिंगानुपात को यहाँ दिखाया गया है। तो एक बार हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि लिंगानुपात में गिरावट कैसे हुई है। आप देख सकते हैं कैसे बढ़ा है और कैसे गिरा है। तो 1951 में जो है 946 लोग मतलब पुरुष थे, पुरुष की तुलना में महिलाएं थी। 2000 जो है 11 में घट करके कितना हो गया, 3 घट गया, 943 हो गया। तो लिंगानुपात लगातार घटता रहता है, घटता बढ़ता रहता है, और पुरुष की संख्या में महिलाएं कम हैं, और महिलाओं की संख्या को आधी आबादी भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 1084 है। पांडुचेरी में कितना, पुडुचेरी में कितना है? तो 38 है। जबकि दिल्ली में 1000 पर 866 और हरियाणा में 1000 पर 877 जो है कौन है? महिलाएं हैं। तो इस प्रकार विविधता का कारण क्या है? तो आप समझ सकते हैं कि साक्षरता ये सब जो है कारण है। भ्रूण हत्या जो है, कम एज में जो है बाल विवाह करना, यही सब बहुत सारे कारण इसमें मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं साक्षरता की। साक्षरता भी हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। ये भी जनसंख्या का एक भाग माना जाता है। साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है। अस्पष्टता केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है और शोध और विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको हमें समझना होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जो है जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है को किसी भी भाषा को समझकर लिखकर पढ़ना, उसे हम साक्षर की श्रेणी में कहते हैं। इसका मतलब यह है कि 2011 जनगणना जब हुई तो परिभाषा निर्धारित की गई थी किसकी, साक्षरता की, और कहा गया था कि जो 7 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु के हैं, अगर वो किसी भाषा को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो साक्षर कहलाएंगे। भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार मतलब हो रहा है। 2011 में की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर जो है कितनी थी, तो 80.9% और महिलाओं की 64.6%। तो साक्षरता दरों में इस प्रकार का अंतर क्यों है? तो आप समझ सकते हैं क्योंकि महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया गया, उनको पढ़ाया नहीं गया, यही सब बहुत सारे कारण हैं। आते हैं व्यवसायिक संरचना की बात कर लेते हैं। तो व्यवसायिक संरचना 3 प्रकार की है। जैसे आप समझ सकते हैं कि आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यवसायिक जनसंख्या संरचना कहते हैं। तो जो व्यवसाय करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यवसायिक संरचना कहते हैं। किसी भी देश के विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक श्रेणी की बात करें तो इसमें कृषि, पशुपालन और वृक्षारोपण, मछली पालन और खनन आदि क्रियाएं होती हैं। इन्हें हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। बहुत से लोग इसमें लगे होते हैं। द्वितीय क्रियाओं में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन और निर्माण कार्य होते हैं। और तृतीय क्षेत्र में सेवाएं होती हैं, जिनमें परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन सेवाएं ये सब शामिल होती हैं। तो ये व्यवसाय का एक स्ट्रक्चर है और इसी आधार पर जनसंख्याएं अपना काम करती हैं। विकसित और विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में जो है द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों पे कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। कहने मतलब यह है कि जो विकसित देश होते हैं वहाँ कृषि काम कम होता है और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र ज्यादा होते हैं, लेकिन विकासशील देशों में कृषि काम क्या होता है? ज्यादा होता है। विकासशील देशों में प्राथमिक उत्पादक मतलब क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। जैसे हमारे देश में कृषि में लोग ज्यादा लगे हुए हैं, ठीक है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य में लगा हुआ है। ये डाटा हमें याद रखना है।
क्यों लगा? क्योंकि हम अभी हमारा देश उतना विकसित नहीं हो पाया है, लेकिन विकसित देशों में द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में ध्यान लोग ज्यादा देते हैं। आगे यहाँ दिया है कि द्वितीय और तृतीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात प्रायः 13 और 20% है। आप समझ सकते हैं कि द्वितीय क्षेत्रों में 13% और तृतीय क्षेत्रों में केवल 20% लोग लगे हैं, बाकी सब कहाँ लगे हैं? प्राथमिक सेक्टर में। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण, शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन अब धीरे धीरे हो रहा है, ये भी हमें समझना होगा। अब आते हैं स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो जनसंख्या जो होती है उसमें स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा घटक होता है। ठीक है, लिखा है स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि विकास की जो है प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों के जो है निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो पहले 51 में 25 थी, 2011 में घट करके ये 7.2 हो गई। क्यों हो गई? तो मृत्यु दर क्यों घटी है? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है, और जब मृत्यु दर घटेगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि लोग मर कम रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है औसत आयु 51 में 36.7 वर्ष थी, जो बढ़कर 2012 में 67.9 वर्ष हो गई। ये औसत आयु हो गया, लोगों के जीवन प्रत्याशा, इतना लोग जी रहे हैं। ठीक है, आगे है महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव, रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर का मुख्य चिंता का एक विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। यह भी बहुत बड़ी समस्या है। शुद्ध पानी जो है, शुद्ध पीने का पानी और मूल स्वास्थ्य जो रक्षा सुविधाएं हैं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध हैं। मतलब कि स्वास्थ्य सुविधाओं के में जो है पानी कमी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में है। इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता है। अब आते हैं किशोर जनसंख्या क्या होती है। तो भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण उनकी किशोर जनसंख्या का आकार है। भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है किशोरों का। किशोर प्राय 10 से 19 वर्ष की आयु के वह वर्ग होते हैं, ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। ठीक है, किशोरों के लिए पोषण स्तरों की आवश्यकताएं और बच्चों के स्वास्थ्य से अधिक होती है, वयस्कों से अधिक होती है। मतलब यह है कि किशोरों का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, नहीं तो उनका पोषण अगर स्तर कम हो जाएगा तो आगे चल के उनके लिए बहुत खराब स्थिति देश के लिए हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए सरकार ने मिड डे मील जैसी योजनाओं को शुरू किया है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब और विकास अवरोधित हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषण तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं जो है रक्तहीनता से पीड़ित रहती हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। किशोर बालिकाओं को अपनी जो है समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता बनाना चाहिए। मतलब लड़कियों को भी अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत पड़ती है। शिक्षा के प्रसार और इनमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। तो शिक्षा और जागरूकता के द्वारा महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति क्या किया जा सकता है, जो है उनको जो है एक तरह से कह सकते हैं हम जागरूक करके बता सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य कितना जरूरी है। यहाँ पर एक दिया है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, ये पुरानी है, इसका कोई मतलब नहीं, इसको हटा देना है। फिर जनसंख्या नीति 2000 आई, किशोर आई, इसको भी हटा देना, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन में है लिखा है निम्नलिखित में से किसी क्षेत्र में प्रवास आबादी की जनसंख्या वितरण और संरचना में परिवर्तन लाता है। ठीक है, तो प्रस्थान करने में, प्रस्थान और आगमन दोनों में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम होता है। तो बच्चों याद रखना, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात जो किसका परिणाम होता है, तो ये याद रखना उच्च जन्म दर का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है। तो जनसंख्या अगर वृद्धि कहीं हो रही है तो उसका परिणाम क्या होगा, तो याद रखना उसका परिणाम यह होगा कि प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, बी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति कौन होता है, तो जिसकी उम्र 7 वर्ष हो, वह किसी भी भाषा को समझ, पढ़ और लिख सकता हो, उनमें से कोई भी कर सकता हो, तो वो क्या हो जाएगा, साक्षर कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ कुछ परिभाषाएं शब्दावली दी गई हैं, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है,
अब यह देख सकते हैं कौन कौन शब्दावलियां हैं क्या हैं। जैसे एक यह लिखा है अवदाब किसे कहते हैं, तो ऋतु विज्ञान और जलवायु विज्ञान में इसका प्रयोग अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों में होता है, जिसे हम लो प्रेशर कहते हैं, उसे हम अवदाब कहते हैं। तो ये परिभाषाओं को भी पढ़ना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन अगर आते हैं और इससे आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अवसादी सेल किसे कहते हैं, जो अवसाद से बनी होती है, परतदार सेलें होती हैं। आग्नेय सेल कौन होती हैं, जो मैग्मा लावा से निर्मित होती हैं, जमीन के भीतर होती हैं। आधार जनसंख्या किसे कहते हैं, तो दिए गए निश्चित समय में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या को आश्रित जनसंख्या किसे कहते हैं, तो 15 वर्ष मतलब बच्चे और बूढ़े क्या है, आश्रित जनसंख्या है। आंतरिक आगे दिया है आंतरिक अपवाह क्या होता है, तो एक ऐसा अपवाह तंत्र जिसमें नदियों का जल महासागरों में नहीं गिरता है, बल्कि वो जो है झीलों में गिर जाता है या आंतरिक समुद्रों में गिरता है, उसे कहते हैं आंतरिक अपवाह। जैसे हमारा लूनी नदी। उच्चावच किसे कहते हैं, जो धरातल का ऊंचा नीचा जमीन होता है उसे उच्चावच कहते हैं। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, तो भारत एक उपमहाद्वीप है जो हिमालय द्वारा अलग होता है, ठीक है। किशोरावस्था किसे कहते हैं, तो 10 से 19 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहते हैं। जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं, तो ये भी पता होगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल में, जैसा कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जो संख्या, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं, पता चल गया। जन्म दर किसे कहते हैं। जलोढ़ मैदान किसे कहते हैं, नदियों द्वारा लाए गए जो काप मिट्टी होती है उसे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जीवन प्रत्याशा क्या होता है, प्रति व्यक्ति की औसत आयु, जो अधिक कितना औसत तक आज जी सकता है। जियोम किसे कहते हैं, तो जहां पर ज्यादा वनस्पतियां पाई जाती हैं उसे जियोम कहते हैं। झील पता ही हो गया। युवा पर्वत किसे कहते हैं, जो मोरदार पर्वत होते हैं उन्हें हम युवा कहते हैं, जैसे हिमालय, आल्पस, एंडीज रॉकी, ये युवा पर्वत हैं। निमंजन किसे कहते हैं, तो ये जो कोई जमीन जब नीचे की ओर धंस जाती है उसे निमंजन कहते हैं। नेशनल पार्क पता ही है, पठार पता ही है। तो ये सब चीजें जो है परिभाषा को देख लेना। जिस चैप्टर को मैंने समाप्त कर दिया है पूरा, इसको आप एक बार देख लीजिएगा पूरा। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो आप पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। पर्यावरण किसे कहते हैं, ये भी। पर्वत किसे कहते हैं पता है। पशु पक्षी प्रवासन किसे कहते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जो पक्षी आते जाते हैं उसे प्रवासन कहते हैं। पायतंत्र किसे कहते हैं, जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र कैसे कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। भ्रंश किसे कहते हैं, तो घाटियां होती हैं उसे हम भ्रंश कहते हैं। भारतीय भूभाग पता ही सबको, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। भूगर्भिक संरचना क्या होती है, जो चट्टानें होती हैं उनकी बात हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भूगर्भिक प्लेटें किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें होती हैं उन्हें भूगर्भिक प्लेट कहते हैं। भूसनती किसे कहते हैं, जो पृथ्वी के अंदर गर्त पाया जाता है उसे हम जो है भूसनती कहते हैं। मृत्यु दर पता ही है, मानसून मैंने बता ही दिया था। मिलियन प्लस सिटी क्या कहते हैं, जो 10 लाख से जनसंख्या वाले होते हैं उन्हें मिलियन सिटी कहते हैं। मैदान पता ही है आपका। रूपांतरित या केंद्र चट्टान क्या होता है, तो जो आग्नेय और अवसादी चट्टानों से परिवर्तन के द्वारा जो चट्टान बनती है उन्हें हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। लिंगानुपात पता ही है। लैगून क्या होता है, लैगून झील होती है, जो सागर के किनारे लैगून झील बनती हैं, उन्हें हम लैगून झील कहते हैं, जैसे आपकी चिल्का झील है। बृहस्पति पता है। वलय क्या होता है, तो जो याद रखना वलय जो है, ये पृथ्वी जब मोड़ करती है ऐसे जब पर्वतों का निर्माण होता है उसे हम वलय या फोल्ड माउंटेन कहते हैं। स्थलीय मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं, जैसे आपको सुना होगा जो मैग्मा पे प्लेटें तैरती रहती हैं उन्हें हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। स्थानीय समय क्या होता है, मैंने आपको बता ही दिया था। भारत का जो स्थानीय समय जो मध्य से गुजरता है 82.5 की देशांतर रेखा। हिमानी किसे कहते हैं, तो जो बर्फ का क्षेत्र होता है उसी को हम हिमानी कहते हैं। तो ये सब कुछ शब्द थे, इसको भी मैंने बता दिया है। तो क्लास 9th एनसीईआरटी मैंने समाप्त कर दिया है। अगली जब एनसीईआरटी आएगी वो क्लास 10th की एनसीईआरटी आएगी, ठीक है। तो कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।